हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी ढंग से करते होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का मेरा है विद्युत चालक का अगला पॉइंट, ओम के नियम का निगमन एवं किसी भी चालक तार को खींचने पर इसकी लंबाई कितनी गुनी होती है या इसके लंबाई को n गुनी बढ़ाने के बाद इसका प्रतिरोध कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए आइए कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल DN फिजिक्स पे। माय नेम इज द्विवेदी और मेरा प्यारा चैनल DN फिजिक्स में आप सभी मित्रों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। लेट अस स्टार्ट माय टॉपिक। ओम के नियम के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन। इससे पहले हमने विद्युत चालक में ओम के नियम को बता दिया था और हमने ओमीय और अनुमेय परिपथ के बारे में भी बातें कर दी थी, टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ओम के नियम का निगमन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आप लोग बने रहिए वीडियो यूट्यूब चैनल में क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ओम के नियम आप लोग जानते हो ना। आई बराबर क्या होता है V बटे आर। आई बराबर क्या होता है B बटे आर या B बराबर आई आर। यही आपका क्या होता है ओम का नियम। ओम के नियम में आप सभी लोग देखेंगे, मैं एक सर्किट कंप्लीट करता हूँ, मैं एक सर्किट कंप्लीट करता हूँ। एक चालक तार है, ये क्या है एक चालक तार बना रहा हूं। एक चालक तार है, ये एक चालक तार है। इसमें हमने क्या किया, पहले एक हमने यहाँ पे विभवांतर आरोपित कर दिया है। इस चालक तार की लेंथ जो है वो है स्मॉल l। इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है ये है ये। ठीक है, हमने जैसे ही इसके विभवांतर V अप्लाई किया तुरंत ही हुआ क्या कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो गया। किसी भी सर्किट में आप किसी भी चालक के सिरों पर अगर एक बैटरी लगा देंगे तो उसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो जैसे ही हमने B विभवांतर आरोपित किया तुरंत ही धारा I का प्रवाह शुरू हो गया। धारा I का प्रवाह शुरू हो गया। तो धारा I का प्रवाह शुरू हो गया। होता क्या है, धारा का प्रवाह क्यों शुरू होता है? जब बैटरी में यहाँ लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक गति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अफवाह वेग के नाम से जानते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम विभवांतर आरोपित करेंगे तुरंत ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, तुरंत ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन लगातार अनियमित रूप से गति स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, धारा इस साइड से प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की गति किस साइड से हो जाएगी, इस साइड से। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस साइड से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, BD वेग से लगातार अनियमित रूप से गति स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, लगातार BD वेग से गति स्टार्ट कर देंगे और लगातार इस पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। आप लोगों को हमने संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि किसी भी चालक का विभव प्रवणता की एक टॉपिक थी, उसको हमने पढ़ाया था। विभव प्रवणता आपका होता था, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन होता था E बराबर dV/dr। dV/dr, dV आपका पोटेंशियल होता था और r क्या होता था, डिस्टेंस होता था। ठीक है, तो पहले मैं कुछ भाषा लिख लेता हूँ, लैंग्वेज भी थोड़ा उपयोगी होता है, उसको भी लिख लेता हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माना इसको AB मान लो, A और B, AB या P क्यों मान लेता हूँ यहाँ पे, PQ एक चालक तार है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये है।
माना पी क्यू एक चालक तार है जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल ये, तथा विभवांतर B के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, PD है। ठीक है, इतना आप लोग लैंग्वेज नोट करेंगे और फिगर नोट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम विभवांतर P लगाएंगे, धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा पूरी परिपथ में। जो भी चालक तार PQ में इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने कक्षकों को छोड़ करके मुक्त हो जाएंगे और जिग-जैग तरीके से एक अनियमित गति में गतिमान हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस साइड से गति करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर, ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो क्या करते हैं, आपस में टकराते भी होंगे कहीं ना कहीं, धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। धनायनों से लगातार टकराने के बाद दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय अंतराल लगता है उसे हम श्रांतकाल नाम देते हैं, उसे हम टाउ से लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, श्रांतकाल। यहाँ पर श्रांतकाल एक प्रकार का समय होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांतकाल कहते हैं। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी और आप लोगों ने ये सारे टॉपिक को नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, हटा देता हूँ उसको। बारीकी से इस पार्ट को समझिए, विश्वास रखिए आप लोगों को क्लियर समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो अब आइए, आप जानते हैं कि लंबाई L, विद्युत क्षेत्री तथा विभव में संबंध क्या होता है। होता क्या है, विद्युत क्षेत्र विभवांतर B तथा चालक तार की लंबाई L में निम्न संबंध होता है। क्या होता है, निम्न संबंध होता है। E बराबर होता है B/L होता है। आपने धारिता वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, E बराबर B/L, प्रवणता वेग प्रवणता, विभव प्रवणता और लेंथ में जो रिलेशन होता था इसको आपने पढ़ा होगा। E बराबर क्या होता है, B/L। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अच्छा, ये बताइए, इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन इस साइड से मोशन करते हैं। इस साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, बताइए। तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार पॉजिटिव सिरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आप पर ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश E हो तथा इस पर लगने वाला बल F हो, तो F बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र चैप्टर में, E बराबर F/Q। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो आपने वहां से निकाला था F बराबर EQ। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश ही है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F बराबर हो जाएगा E इंटू इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप लोग यहाँ तक नोट कर लें तब तक। ठीक है, नोट कर लिया। नोट हो गया, मिटा दे। तो E बराबर B/L। यहां पर क्या है,
यह बराबर E इंटू ए है। क्या है? आप लोग फिगर को नोट कर चुके होंगे, मिटा दिया जाए फिगर को। ठीक है, चलिए फिगर को हमने मिटा दिया। यह बराबर क्या है? ए इंटू ए। ठीक है, ई का वैल्यू यहाँ पे बी बटे एल, समीकरण एक का वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पर ई बराबर बी बटे एल है, यहाँ बी के स्थान पर रख देता हूँ बी बटे एल। तो समीकरण एक का मान 2 में रखने पर रख दो भाई, तो यह बराबर आपका मिल जाएगा ई, और ई के स्थान पर बी बटे एल है, तो हो जाएगा बी बटे ई बी बटे एल। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ई बी बटे एल। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो तथा वह बीडी वेग से गति कर रहा हो, या यम द्रव्यमान का, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो तथा उसमें उत्पन्न त्वरण क्या हो? त्वरण ये हो, तथा त्वरण क्या हो? त्वरण ये हो, तो आप जानते हो यह बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। क्या होता है? यह बराबर m इंटू ए। अच्छा, यहाँ से अगर त्वरण निकाला जाए, ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर क्या होता है? m इंटू ये होता है। ठीक है, तो यहाँ भी f है, यहाँ भी f है। अच्छा, तुलना कर लेगा समीकरण 3 और 4 की, इसको समीकरण में 4 मान लिया, ये भी f बराबर में है, ये बराबर e b बटे m है। हम तुलना कर लेते हैं, पहले इसको मिटा दें साइड का। चलो ठीक है, मिटा दिया। ठीक है, हमने तुलना किया तो हमें क्या मिला? इसकी तुलना कर लिया तो हमको मिला है यम ए बराबर ई बी बटे यम। यहाँ से हमने ये को निकाला, रोका और यम को उधर भेजो, तो जगह ए बी बटे एल और यम। ये आपका क्या हो गया? ए बराबर ई बी बटे एम एन या एल एम। इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लिया हमने। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो उसमें गति करते हैं वो अनुगमन वेग वीडी से गति करते हैं। उनका एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि शुरुआत में जब पोटेंशियल हम नहीं लगाते हैं तो उनका गति वो नहीं करते हैं। जब हम विभवांतर लगाते हैं तो उनका वेग क्या हो जाता है? वीडी हो जाता है, अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगते हैं। तो अतः उनका इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच लगे समय अंतराल को स्थिरांककाल कहते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण लगा देते हैं यहाँ पे। गति का प्रथम समीकरण गति का होता है b बराबर u प्लस at। आप लोग जानते हो ना, तो यहाँ एक b अंतिम वेग होता है, तो अंतिम वेग यहाँ पर क्या होता है? अनुगमन वेग होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे bd बराबर u प्लस a आपका त्वरण है, और यहाँ जो t है ये समय नहीं है, ये क्या है? स्थिरांककाल है। क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था कि दो इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को स्थिरांककाल कहते हैं। जब दो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो कुछ टाइम लगता है, उस टाइम को हम स्थिरांककाल कहते थे। तो यहाँ हम स्थिरांककाल का यूज करेंगे गति के प्रथम समीकरणों में। ठीक है, तो बी डी बराबर आपका हो जाएगा, यू आपका 0 हो जाएगा और यहाँ टाउ हो जाएगा। तो ये और टाउ, बी डी बराबर ये इंटू टाउ। ये का मान यहाँ पर समीकरण 5 में लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन 6 मान लेता हूँ। समीकरण 5 से ए का मान यहाँ रख देता हूँ, तो बी डी बराबर आपका हो जाएगा ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। इक्वेशन नंबर इसे 6 मान लेता हूँ। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूँ। अब आप जानते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह क्या हो रहा है, आप जानते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लो एक बार। नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए ठीक है, इधर नोट हो गया ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जानते हो कि धारा आई तथा बीडी में संबंध क्या होता है। हमने इस संबंध को बता भी दिया है। संबंध होता है
आई बराबर एन ई ए बी डी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 मान लो, आई बराबर होता है एन ई ए बी डी। यदि चालक तार में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो उसको हम क्या कहते हैं, n से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इस्माली, तो इस्माली लिख दिया। ये आपका उसका चालक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल है। बीडी क्या है, अनमोल वेग है। अब बीडी का वैल्यू यहाँ से, बीडी का वैल्यू ई बी टाउ बटे एम हम यहाँ पर रख देता हूँ, तो आई बराबर हो गया एन ई ए और बीडी का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ से ई बी बटे एम एल, ई बी बटे एम एल, ई बी बटे एम एल इंटू टाउ। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, एन ई ए ई बी बटे एम एल इंटू टाउ, ठीक है। यहां से बी डी आपको पता हो गया ना क्या होता है, बी डी अपान ई बी। इस बी को यहां ले आओ, इस बी को इस साइड में ले आओ, गुणा में इधर आएगा तो क्या जाएगा, ये बी आपका इधर आएगा तो हो जाएगा आई बटे बी, और यहाँ हो जाएगा एन और ई और ई का ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर, और यहाँ बचा ये और बटे एम एल और यहाँ टाउ, ठीक है। बी आई बटे बी, इसको पलट दो, भिन्न को हम पलट देते हैं तो इधर हो जाएगा बी बटे आई बराबर ऊपर आएगा एम एल अपान एन ई स्क्वायर ये इंटू टाउ। अब बी बटे आई क्या होता है, बी बटे आई होता है आर। ये सारा चीज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चूंकि एम एल अपान एन ई स्क्वायर, ये टाउ क्या होता है, नियतांक होता है, जिसको आर के बराबर लिख सकते हैं। अतः आर इसके स्थान टोटल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या लिख सकता हूँ, आर बराबर बी बटे आई। यही तो ओम का नियम कहलाता था, यही तो आपका क्या होता है, ओम का नियम। ये चालक तार का कोई भौतिक अवस्था है जो ताप में कोई परिवर्तन ना हो, नियत हो, तो उसके सिरोपरावर्ती विभवांतर, उसके सिरोपरावर्ती विभवांतर किसके बराबर होता है, विभवांतर आई, उस पर सिरोपरावर्ती विभवांतर धारा और आई के, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो हो गया आपका ओम के नियम का निगमन, ठीक है, नोट कर लो। ओम के नियम का निगमन हो गया, ठीक है। चालक तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, ये आपकी यानी रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसकी न्यूमेरिकल जरूरत है, मैं न्यूमेरिकल भी इस पे करवा दूंगा। अगर किसी चालक तार को आप खींचोगे तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, बस आप लोग बने रहिए इस चैनल में। एक चालक तार है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, जिसका क्षेत्रफल प्रारंभ में क्या है, A1 है, चालक तार की लंबाई L1 है, ठीक है। क्षेत्रफल दोनों तरफ का क्या है, A1 है, क्योंकि कोई भी चालक है उसका क्षेत्रफल दोनों तरफ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसकी लंबाई क्या है, L1 है। शुरुआत का जो प्रतिरोध है वो हमने मान लिया है R1 है, लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिए। माना एक चालक तार जिसकी लंबाई L1, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 तथा उसका प्रारंभिक प्रतिरोध R1 है, ठीक है। माना चालक तार का, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चालक तार को ये लंबाई का बल लगा खींच के बढ़ा देंगे थोड़ा। अब जब बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इस चालक तार की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और क्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी इसकी लंबाई, अब इस चालक तार की लंबाई L2 हो गई, क्या हो गई, L1 से क्या हो गई, L2 हो गया। अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल था
वो आपका क्या हो गया, A2 हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया, R2 हो गया। क्या हो गया, प्रतिरोध R2 हो गया, प्रतिरोध R2 हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है, वो हमेशा रो ही रहता है, इसका भी रो, इसका भी रो। ठीक है। किसी भी चालक को, जैसे मान लीजिए आपका चालक है, इस तार है, इसकी लंबाई को हम बढ़ा देंगे, तो बढ़ा देंगे तो इसका आयतन नहीं बदलेगा, इसका आयतन नहीं बदलेगा। इसका क्या बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बदल जाएगा और इसकी लेंथ बदल जाएगी। जब हम किसी चालक तार को खींचते हैं n गुनी लंबाई या 2 गुनी या 4 गुनी, तो उस चालक तार का आयतन नियत रहता है, लेकिन उसका परिच्छेद क्षेत्रफल और लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आया बात? ठीक है। तो हमने इसको n गुना लंबाई तक बढ़ा दिया, तो लिखेंगे माना चालक तार को n गुनी लंबाई तक खींचने पर उसका परिच्छेद क्षेत्रफल A2, परिच्छेद क्षेत्रफल क्या हो गया, A2 हो गया, लंबाई L2 तथा नया प्रतिरोध क्या हो गया, R2 हो जाता है। नया प्रतिरोध क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। तो खींचने से पहले, अतः तार को खींचने से पहले आयतन क्या होगा, आयतन होता है V1। मान लीजिए आयतन V1 है, तो आयतन हो जाएगा A1 गुणे L1। क्या हो जाएगा, A1 गुणे L1। फर्स्ट इक्वेशन। खींचने के बाद n गुनी, तार को n गुनी खींचने के बाद लंबाई, तार को खींचने के बाद नया आयतन क्या हो जाएगा, वैसे आयतन तो नियत होता है, खींचने के बाद आयतन क्या होगा, ये आपका हो जाएगा A2 गुणे L2। किसी भी चीज़ का आयतन निकालना हो, जैसे इस कम आयतन निकालना हो, तो पहले इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लीजिए और इसकी लंबाई को से गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आयतन आपका A1 हो गया, यहाँ हो गया A2 L2 हो गया। बात समझ में आया? ठीक है, आगे समझ में। तो आयतन क्या होता है, नियत होता है। चूंकि आयतन नियत होता है, आयतन क्या होता है, नियत होता है, तो खींचने से पहले तार का आयतन और खींचने के बाद तार का आयतन दोनों क्या हो जाएगा, समान रहेगा, क्योंकि आयतन क्या होता है, नियत होता है। हम चाहे जितना बड़ा तार को खींचते हैं, चाहे जितना छोटा करते हैं, उसका आयतन कभी नहीं बदलता है। आयतन और किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है। मुझे आशा है कि आपको नोट हो गया होगा, आप उसे नोट करें, फिर हम आगे पॉइंट समझाएं। नोट हो गया? चलिए, नोट हो गया तो हम मिटा देते हैं इसको। ठीक, नोट हो गया। अब दोनों चालकों का आयतन जो है हम खींचने पर लिख दे रहे हैं, इसका A1 गुणे L1 क्या हो जाएगा, A1 गुणे L1। ये हो गया आपका A1 गुणे L1 बराबर A2 गुणे L2। अब A2 को इधर ले आओ, तो A1 बटे A2 बराबर L2 बटे L1। हमने कितने गुना बढ़ाया इसको, n गुना बढ़ा दिया है इसको, तो L2 बटे L1 बराबर मैं लिख सकता हूँ, चूंकि हमने कितने गुना बढ़ाया है, L2 बराबर लिख सकता हूँ n गुणे L1। L1 को ले आओ, L2 बटे L1 बराबर n। ठीक है, L2 बटे L1 बराबर, जब n गुना बढ़ा देंगे तो पहले तार की लंबाई L1 था, L1 को n गुना बढ़ा दिया,
तो L2 क्या हो जाएगा, N गुणे L1 हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है, ये आपका हो गया। अब पहले चालक का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध जानते हो R1 बराबर होता है रो L1 बटे A1, समीकरण नंबर 3, ठीक है। खींचने के बाद आयतन क्या होगा, खींचने के बाद नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध R2, ये हो जाएगा रो, ये आपका बराबर रहेगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक कंडक्ट रेजिस्टेंस है, वो बराबर हो जाता है रो L2 बटे A2, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको दोनों को भाग कर दे रहा हूँ, समीकरण 1 और 2, 3 को 4 को, समीकरण 3 को 4 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, भाग करोगे तो हो जाएगा R1 बटे R2, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हम चाहें तो 4 को 3 से भाग कर दें, चलो मैं 4 को 3 से भाग कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 4 को 3 से भाग करो तो हो जाएगा R2 बटे R1 बराबर रो L2 बटे A2 और बटे रो L1 बटे A1, ये हो जाएगा रो L2 बटे A2 और भाग का गुणा हो जाएगा, यहाँ से A1 ऊपर चला जाएगा और रो L1 नीचे आ जाएगा, रो से नष्ट हो गया। पहले आप लोग इतना नोट कर ले क्योंकि जगह कम है थोड़ा सा, और फिर हम आगे, नोट हो गया, चलिए ठीक है। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये आपका रो कट गया, R2 बटे R1 बराबर हो जाएगा L2 और L1 यहाँ पर है, ये हो जाएगा L2 बटे L1 गुणे, यहाँ L2 बटे L1 हो गया, यहाँ A1 बटे A2 हो गया, A1 बटे A2 हो गया। अब आप देखिए कि L2 बटे L1 क्या है आपका, N है, या A1 बटे A2 के बराबर ही तो L2 बटे L1 है, तो मैं A1 बटे A2 के स्थान पर L2 बटे L1 या N लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से R1 बटे R2, L2 बटे L1 भी N है, A1 बटे A2 भी N है, तो मैं N गुणे N लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, N गुणे N, क्योंकि A1 बटे A2 भी N है और L2 बटे L1 भी N है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, अगर आई तो समझ में बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो N स्क्वायर क्या हो गया, ये आपका हो गया R1 बटे R2 बराबर N स्क्वायर, कैसे गुणा कर दो तो R1 बराबर हो जाएगा N स्क्वायर R2, R1 बराबर N स्क्वायर R2, मतलब तार को खींचने पर तार को N गुनी खींचने पर लंबाई N स्क्वायर, हाँ, तार को खींचने पर प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, प्रतिरोध N स्क्वायर गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। R1 बराबर N स्क्वायर R2, सिंपल सी बात है, ठीक है। तार को N गुनी अगर खींचोगे N गुनी लंबाई तक तो उसका नया प्रतिरोध N स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, आप लोग को ये चीज़ पता होगा। ऐसे आपके IIT नीट में भी कभी कोई क्वेश्चन इस सूत्र पे तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है नीट, ठीक है, हर वर्ष मैंने देखा है। मिटा दें, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक सवाल करता हूँ, माना तार का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि चालक तार करते हैं, फिर चालक तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो
नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। अगर हम तार की प्रतिरोध को 20 ओम है शुरुआत में और उसको लंबाई को 2 गुना बढ़ा दें तो नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, आइए जानते हैं। शुरुआत में R1 बराबर क्या है, शुरुआत में R1 बराबर क्या है, 20 ओम है। R बराबर क्या है, 20 ओम है। R2 आपको नहीं पता। लंबाई कितनी गुनी है, लंबाई आपकी क्या है, लंबाई कितनी गुनी है, n कितनी गुनी है, 2 गुनी। n बराबर कितना है, n बराबर तो 2 गुनी लंबाई की जाए। अभी मैंने सूत्र का डेरिवेशन किया है, तार को खींचने पर लंबाई भी बढ़ती, वो सूत्र आपका था R1 बराबर n स्क्वायर R2। तो R1 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर मतलब n का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर और गुणे R2 क्या है, R1 क्या है, यहाँ R1 को ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका R2 निकालना है, या हम इसको R2 मान ले रहा हूँ, इसको R1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 20, तो 2 4 20 बस R1 बराबर कितना हो जाएगा 80 ओम। इस प्रकार से यहाँ प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 80 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सारे सवाल लगा सकते हैं कि अगर तार को n गुना खींचे तो उसकी लंबाई इसी फार्मूले पर n स्क्वायर बटे तो 60 फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, सवाल को नोट कर ले। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।